Welcome back in my world map series, and today we will discuss about North America, mapping of North America, and we will learn how to draw map of North America, and we will also learn all about the name of the countries and their location and the special information. Today's class will be totally manual class. Manually, I will explain, manually, I will train you how to draw the map of the North America and how can you draw both North America and South America, because in last video we have learned about the how to draw the map of South America. Now we will learn both. Okay, so सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं. मेरा नाम आलोक शंकरन है एंड इस वीडियो में आप मैपिंग सीखेंगे और मैपिंग के बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें पीपीटी के थ्रू मैं आपको अदर पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, लाइक फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. लास्ट साउथ अमेरिका का एक ड्यू है, एक बचा हुआ है मैपिंग का एक पार्ट जिसमें हम इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में इंडस्ट्री और मिनरल्स डिस्कस करने वाले थे और साथ ही साथ सोशल ज्योग्राफी बताने वाले थे. बट मैंने डिसाइड किया कि एक बार नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको ड्रॉ करना सिखा दूं और फिर नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल बता दूं, फिर कंबाइंडली North America and South America as a new continent and as a new world. We will explain all about the social and economic information. So continue करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप ड्रॉ करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बोर्ड पे आ जाते हैं. जो हमारे पास बोर्ड अवेलेबल है, ये जूम बोर्ड है, जूम प्रोवाइड करती है ये बोर्ड. और इस बोर्ड में हम स्टार्ट कर देते हैं. ये बोर्ड जस्ट लाइक आपकी कॉपी की तरह है. आप जैसे कॉपी पे ड्रॉ करते हो वैसे मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा. आप पहले देखना है, फर्स्ट टाइम आपको देखना है और उसके बाद यदि आपके पास कॉपी और पेन हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखें तो आप एक नोटबुक और पेन जरूर रखें ताकि आप नोट कर पाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपकी ये कॉपी है सामने, व्हाइट जो सीट खुली हुई है, और इस कॉपी पे आपने ड्रॉ करने सीखना है पहले नॉर्थ अमेरिका एंड देन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बोथ. बिकॉज लास्ट जो हमारा गोल है, जो मेन गोल है हमारा, कि कंप्लीट वर्ल्ड का मैप आप ड्रॉ करना सीख जाओ. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. नॉर्थ अमेरिका बनाने के पहले हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने साउथ अमेरिका को छोड़ा था. ठीक है, अब साउथ अमेरिका को कहां छोड़ा था हमने, तो इक्वेटर का अपर पार्ट याद कीजिए. ये जो इक्वेटर था, इक्वेटर का अपर पार्ट याद कीजिए. एक पॉइंट लिया था आपने इक्वेटर पे जिसपे डब्ल्यू बनाया था. आप इसके लिए साउथ अमेरिका वाला मैपिंग सेक्शन देख सकते हैं, पार्ट 1. और यहाँ लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाया था और फिर यहाँ पे पनामा स्ट्रिप बनाया था, याद कीजिए. और उसके बाद फिर नीचे जो आप आए थे ये इक्वेडोर तक आए थे. तो जो पनामा स्ट्रिप आपने बनाया था वहीं से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट होता है. और ये जो था आपका 0 डिग्री था. 0 डिग्री यानी इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा. तो आप जब नॉर्थ अमेरिका ओनली ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको साउथ अमेरिका ड्रॉ नहीं करना है. ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ बिकॉज कई सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके खातिर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ये समझ में आए. ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं. इसके बाद ये जो पोर्शन आपने बनाया था पनामा स्ट्रिप, इसी को आप आगे ले जाएंगे तो एक पेनिनसुला बनाएंगे, फिर दूसरा पेनिनसुला बना के एक गल्फ बनाएंगे जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं, फिर एक पेनिनसुला बनाएंगे. अब यहाँ पे दो पेनिनसुला है. एक यहाँ पे पेनिनसुला निकला हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं मेरिडा, मेरिडा पेनिनसुला. मैं यहाँ एमपी लिख रहा हूं, आप लर्न रखिएगा, ये मेरिडा पेनिनसुला है. और ये जो है इसका नाम है फ्लोरिडा पेनिनसुला. तो दो पेनिनसुला के बीच में जो ये गल्फ है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं. ठीक है, हम 2-3 बार ट्राई करेंगे ताकि हम पूरी तरह लर्न कर जाए मैप बनाना. देखो मैपिंग नॉर्मली जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उसमें एक बना बनाया मैप एटलस की मदद से टीचर आपके सामने लाता है और फिर आपको उस पर हाईलाइट करके दिखा देता है कि देखो बच्चों ये है, ये है, ये है. बट मेरा मानना है कि उससे नो डाउट वो भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बट उससे आप मैनुअली बनाना नहीं सीख पाएंगे. अब तक हमने दो लैंडमार्क लिया है. एक लैंडमार्क था पनामा स्ट्रिप जहां से मैंने स्टार्ट किया है, और उसके बाद था मेरिडा पेनिनसुला. ठीक है, और उसके बाद था फ्लोरिडा पेनिनसुला. और
जो दूसरा जो ये छोटा वाला पार्ट हम जिसको जिसको दिखा रहे हैं उभरा हुआ, इस पार्ट को हम पुकारते हैं केप गैरिसिया ऑफ डायस, केप गैरिसाइज डायस। लेकिन आपको ये इसके बारे में अभी ज्यादा जरूरत नहीं है लर्न करने का, ठीक है। आप सीधे चले आइए बिल्कुल मेरिडा पेनिनसुला पे। मेरिडा पेनिनसुला जिसको बोलते हैं, इसको युकाटन पेनिनसुला भी बोलते हैं, याद रखिएगा। मेरिडा पेनिनसुला का ही दूसरा नाम युकाटन पेनिनसुला है, बिकॉज युकाटन चैनल बनता है यहाँ पे। हम आपको आपसे डिस्कस करेंगे कभी किसी किताब में, यदि मेरिडा पेनिनसुला की जगह ना मिले आपको मेरिडा पेनिनसुला, और उसकी जगह मेरिडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह का नाम मेरिडा है। ये जो जगह उभरा हुआ जगह है ना, इस जगह का नाम मेरिडा है, और ये मैक्सिको का पार्ट है मेरिडा। और मेरिडा के बाद इधर इस तरफ एक देश शुरू होता है जिसको कहते हैं क्यूबा, और क्यूबा और मेरिडा के बीच में यहाँ पे एक देश शुरू होता है, इसका नाम है क्यूबा, ठीक है। क्यूबा नाम का एक देश है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। और क्यूबा और मेरिडा, मेरिडा एक पॉइंट है, एक पोर्ट है यहाँ पे, मैक्सिको का एक बंदरगाह, एक नगर है यहाँ पे मेरिडा, इसलिए इसको मेरिडा पेनिनसुला कहते हैं। बट जो ज्योग्राफिकल नाम देखें यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को युकाटन चैनल कहते हैं, युकाटन चैनल। तो इसलिए युकाटन जो वर्ड आया है ना, इसलिए इसको युकाटन पेनिनसुला भी बोलते हैं। सो आप किसी किताब में यदि युकाटन पेनिनसुला लिखा हुआ देखें और आपने पढ़ लिया है मेरिडा पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जो तीन ओर जल से घिरा हुआ जगह होता है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। देखिए इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, तो तीन ओर जल से घिरा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे आप, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। तो आप जब स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका बनाना, ये पनामा स्ट्रिप होता है और ये युकाटन पेनिनसुला होता है और फिर ये फ्लोरिडा पेनिनसुला होता है। मैं इसको युकाटन के साथ मेरिडा कह रहा हूं, कुछ किताबों में मेरिडा पेनिनसुला भी लिखा मिलेगा, कुछ मैप पे भी आपको मेरिडा पेनिनसुला लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं इसको मेरिडा इसलिए कहता हूं ताकि आपको ये जगह याद रहे, और मेरिडा और फ्लोरिडा दोनों एक जैसा सुनने में लगता है, तो लर्न करना बहुत इजी हो जाता है। मेरिडा एंड फ्लोरिडा, एंड बीच में गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने देख लिया मेरिडा पेनिनसुला और युकाटन पेनिनसुला एक ही है। दरअसल युकाटन एक ज्योग्राफिकल नाम है, जो युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा के बीच का जो वाटर बॉडी है उसको युकाटन चैनल कहते हैं। आपको बताऊंगा मैं कि गल्फ क्या होता है, अभी हम बात करेंगे इस पे। बे क्या होता है, ठीक है, बाइट क्या होता है, चैनल क्या होता है। आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना होगा जिसको पार करके आरती शाह ने रिकॉर्ड बनाया था। चैनल क्या होता है मैं बताऊंगा, जैसे युकाटन चैनल है। इसके अलावा साउंड भी एक ज्योग्राफी में अलग से एक लैंडस्केप है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल नेम है साउंड। सो गल्फ, बे, बाइट, चैनल, साउंड, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द सी कोस्ट। जो समुद्र के किनारे बनने वाली विभिन्न प्रकार की ये आकृतियां हैं जो हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। तो गल्फ, बे, बाइट, चैनल एंड साउंड वी विल डिस्कस। पहले हम जो मैपिंग है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट योर पहला जो आपका मैंने बताया था लैंडमार्क है, फर्स्ट लैंडमार्क है पनामा, पनामा स्ट्रिप। दूसरा लैंडमार्क है युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला ये दूसरा लैंडमार्क है। तीसरा लैंडमार्क है फ्लोरिडा पेनिनसुला। जब आप फ्लोरिडा पेनिनसुला से ऊपर जाएंगे तो आपको एक गल्फ मिलेगा, एक खाड़ी मिलेगी, गल्फ मिलेगी। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस को अभी जस्ट। सेंट लॉरेंस एक रिवर है और ये जो रिवर है ना यहाँ पे अपना माउथ बनाती है, इसलिए इसको गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहते हैं, ठीक है। सेंट लॉरेंस रिवर है यहाँ पे, सेंट लॉरेंस की खाड़ी आप पुकार सकते हैं, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आगे चलते हैं हम, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हमने देख ली। इसके बाद एक फिर से पेनिनसुला है, और ये पेनिनसुला जो है ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो इस तरह का रेक्टेंगुलर टाइप का पेनिनसुला है। और ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को आप कहते हैं इसका नाम है लॉरेंसियन, आप लॉरेंसियन कह सकते हैं, या एक आप लैब्राडोर पेनिनसुला बोलिए इसको, ये ज्यादा परफेक्ट नाम है।
लैब्राडोर पेनिनसुला, ये लैब्राडोर पेनिनसुला है, एलपी, लैब्राडोर पेनिनसुला। और ये जो आप बना रहे थे ना, ये एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर है, बकेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको बे ऑफ हडसन कहते हैं। ये बे ऑफ हडसन है, ठीक है, बे ऑफ हडसन। और बे ऑफ हडसन के बाद आप आएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मुर्गे के चोंच जैसा स्ट्रक्चर आप बना रहे हो। ये जो एरिया आप बना रहे हो ना, ये अलास्का पेनिनसुला है, अलास्का पेनिनसुला। कहानी बताऊंगा मैं अलास्का पेनिनसुला की, पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। और फिर जहां फ्लोरिडा है उसके बराबर में आके आप ये जो नोकीला पार्ट बनाएंगे, उल्टा एस जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अलास्का के बाद ये उल्टा एस जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इसको गल्फ ऑफ अलास्का कहते हैं। ये गल्फ ऑफ अलास्का है, गल्फ ऑफ अलास्का। और गल्फ ऑफ अलास्का के बाद ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, ठीक है। तो हम इसको सीपी लिख दे रहे हैं, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। और कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बाद यदि आप इसको कंटिन्यू कर लें तो फिर यहाँ पे आके एक बार ये इस तरह से डिजाइन होता है, फिर इसमें मिल जाता है। इस तरह से बनता है आपका नॉर्थ अमेरिका। बार बार फ्री हैंड से आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज लिमिटेड आप कह सकते हैं इसमें लैंडमार्क है जो आपको लर्न करना है। पहला लैंडमार्क जो मैं आपसे चाहता हूं आप उसको याद रखें, यह है पनामा स्ट्रिप। नॉर्थ अमेरिका ज्यादा इजी है साउथ अमेरिका की तुलना में, तो ये पनामा स्ट्रिप कहें या पनामा की पट्टी कह सकते हैं। ये पनामा है यहाँ से, जहां से कोलंबिया से जुड़ता है, कोलंबिया से कनेक्टेड है। यही पनामा कैनाल भी है। और पनामा पेपर लीक बड़ा फेमस हुआ था, हमारे बिग बी साहब, अमिताभ बच्चन साहब का नाम आया था उसमें, और नवाज शरीफ का नाम आया था। पनामा जो है टैक्स हेवन कंट्रीज में काउंट होता है। और दूसरा क्यूबा तो अपना है ही, कई देश हैं, हम देशों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो ये पनामा की पट्टी से हमने स्टार्ट किया था। और दूसरा पॉइंट जो आया था ये था मेरिडा पेनिनसुला और युकाटन पेनिनसुला। देन तीसरा था गल्फ ऑफ मैक्सिको, आप GOM कह दीजिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको। चौथा था फ्लोरिडा पेनिनसुला, जहां पे मियामी नाम का एक बीच है जो बड़ा फेमस है। पांचवा था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, पांचवा ये था। छठा था लेब्राडोर पेनिनसुला, सातवां था बे ऑफ हडसन, आठवां था अलास्का पेनिनसुला, नौवां था गल्फ ऑफ अलास्का, 10वां था कैलिफोर्निया पेनिनसुला, कैलिफोर्निया पेनिनसुला। तो ये 10 लैंडमार्क्स याद रखेंगे आप, और इन्हीं 10 लैंडमार्क्स की मदद से आप ड्रॉ कर पाएंगे नॉर्थ अमेरिका इजिली। चलिए एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। आज की क्लास ही मेनली मैप की क्लास है, ओनली नॉर्थ अमेरिका, देन कंबाइंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यू हैव टू ड्रॉ विद मी। सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फ्री हैंड ट्राई करते हैं, कोई लाइन नहीं, कोई मैप नहीं। ये पनामा की पट्टी थी, और फिर ये मेरिडा या युकाटन पेनिनसुला था, और ये इस तरफ से ये फ्लोरिडा पेनिनसुला था, और ये सेंट लॉरेंस का गल्फ था, ये लेब्राडोर का पेनिनसुला था, लेब्राडोर पेनिनसुला था, और ये बे ऑफ हडसन था, और बे ऑफ हडसन के बाद ये अलास्का था, और अलास्का के बाद ये उल्टा एस जैसा स्ट्रक्चर था, और फिर ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला था, और कैलिफोर्निया पेनिनसुला के बाद ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका आपको ड्रॉ करने सिखाने की कोशिश कर रहा था, और उम्मीद करता हूं कि आप कुछ कुछ सीख भी गए होंगे, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ताकि आपको, मैं देखना चाहता हूं कि आपको लर्न हो पाया या नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, यदि क्लास ऐसी हो कि दोबारा उसको फिर से आपको सुनना ना पड़े, एक बार में क्लास लर्न हो जाए ना, तो मेरा मानना है कि दैट इज गुड। ऐसा ही होना चाहिए कि एक बार में क्लास लर्न होना चाहिए आपको। तो चलिए एक बार फिर से आपको लैंडमार्क के साथ ले चलते हैं, और एक नए बोर्ड के साथ, नए कलर के साथ चलते हैं हम आपके साथ, ठीक है। हमने बनाया था पनामा की पट्टी, युकाटन पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, सेंट लॉरेंस, लेब्राडोर, बे ऑफ हडसन, अलास्का, अलास्का पेनिनसुला, अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, एंड देन कैलिफोर्निया पेनिनसुला, एंड देन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पनामा की पट्टी, पनामा स्ट्रिप। पॉइंट नंबर 2 युकाटन पेनिनसुला और मेरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, लेब्राडोर पेनिनसुला, बे ऑफ हडसन,
अलास्का पेनिनसुला, गल्फ ऑफ अलास्का, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, एंड नाउ नॉर्थ अमेरिका इज फिनिश्ड। उम्मीद करता हूं कि आप नॉर्थ अमेरिका ड्रॉ कर लेंगे, उतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार रफली ड्रॉ कीजिएगा, देन ठंड के टाइम पे अपने आप हाथ कांपता है और कांपते हुए हाथों से जो मैप बनता है माशाअल्लाह बेहतरीन बनता है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस बार कंबाइंड बना के ट्राई करते हैं, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों को कंबाइंडली बनाएंगे। ड्रॉ करने का बेनिफिट बाद में समझ में आएगा जब आप अपने आंसर्स में मैप को ड्रॉ करने लगेंगे। शुरुआत में हेजिटेशन होगा, सबको होता है, तो आपको भी हेजिटेशन होगा, लेकिन धीरे धीरे आप मेरे साथ हैबिचुअल हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम इक्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस बार हर कोई आने वाला है। इक्वेटर भी आया, ठीक है, इक्वेटर भी आया इस बार, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आया, जिसको आप प्यार से मकर रेखा पुकारते हैं। कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा पुकारते हैं। और उतने ही डिस्टेंस पे इस बार मैंने एक और को इनवाइट किया है, मिस्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क, भूमध्य और मकर तीनों को पुकारा है इस बार मैंने। इक्वेटर एंड टीओसी साउथ एंड टीओसी नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों लाइनों को मद्देनजर रखते हुए अपन इस बार बनाएंगे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कंबाइंडली। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको सिखा पाऊंगा। देखता हूं, पॉइंट लिया मैंने सबसे पहले, याद कीजिए साउथ अमेरिका का इक्वेटर पे एक पॉइंट लिया, डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाया और ये लोटे जैसा स्ट्रक्चर बनाया, और ये पनामा की पट्टी डाली मैंने, और ये इक्वेडोर डाल दिया यहां तक। देन इक्वेडोर के बाद ये थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा, और फिर अटाकामा डेजर्ट के साथ चाइल का वो कटा फटा कोस्ट याद आया मुझे, और चाइल के कटे फटे कोस्ट के बाद मुझे वो एक गल्फ रियो डी, यहाँ पे एक रियो डी ला प्लाटा याद आया, और फिर ये भी आकार में हमारा ब्राजील हो गया। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि हमारा लैंडमार्क कौन कौन सा है, अभी मैं उस लैंडमार्क की चर्चा दोबारा करूंगा। पनामा स्ट्रीप के आगे गया था मैं, तो एक छोटा सा एरिया उभार सा था, और दूसरा एक पेनिनसुला था, युकाटन पेनिनसुला, एंड देन युकाटन पेनिनसुला के बाद था वो फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा के बाद था सेंट लॉरेंस, एंड देन था फिर ये लैब्राडोर पेनिनसुला एंड बे ऑफ हडसन एंड अलास्का पेनिनसुला, एंड देन अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का एंड कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया पेनिनसुला, एंड देन ये बन गया हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एक बारी हम चलते हैं लैंडमार्क के साथ, क्योंकि हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है याद करने का तरीका वो इन्हीं लैंडमार्क पे टिका है। ये जो डब्ल्यू जैसा स्ट्रक्चर है माउथ ऑफ अमेज़न है, उम्मीद करता हूं पिछले वीडियो के बाद आपको याद रहा होगा। और ये जो लोटे जैसा स्ट्रक्चर है ये है माराकाइबो लेक, झील है, और जो ये स्ट्रिप है ये पनामा स्ट्रिप है, पनामा की पट्टी है, और जहां इक्वेटर टच कर रहा है ये एक देश है इक्वेडोर, विषुवत रेखा परिस्थित एक गरीब देश। जहां से ये मुड़ रहा है यहाँ एक बड़ा ही सूखा, दुनिया का सबसे शुष्क ड्राइस्ट डेजर्ट है, जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट। और जो ये कटा फटा कोस्ट यहाँ पे देखा था आपने, ये पूरा का पूरा एरिया किनारे का एरिया, ये चाइल का एरिया है, चिली का एरिया है, और नीचे एक आइलैंड भी है जिसको टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं, नीचे वाली लाइन आइलैंड को टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं। यहाँ एक और आइलैंड है जिसका नाम है FALK, फॉकलैंड, यूके का कब्जा है, अर्जेंटीना उस पर दावा करता है। ये जो गल्फ देखा था आपने ये रियो डी ला प्लाटा है, और जो ये भी आकार उभरा हुआ है ये पूरा एरिया ब्राजील का है। उम्मीद करता हूं कि एक बार रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं ऊपर। ये पनामा स्ट्रिप था, और ये जो उभरा हुआ सीन था, ये उभरा हुआ पार्ट था, ये था युकाटन पेनिनसुला। ये जो धसा हुआ पार्ट था ये गल्फ ऑफ मैक्सिको था, और ये जो पेनिनसुला है ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है, और जो ये गल्फ है इसका नाम है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। और एक और बात बताऊं, यहाँ पे भी एक आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है न्यू फाउंड लैंड। आज बिल्कुल मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे।
न्यू फाउंडलैंड के बाद जो ये पेनिनसुला है ये लैब्राडोर पेनिनसुला है, और ये जो बे है ये बे ऑफ हडसन है, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है, तीन और पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी और ऊपर भी पानी, ये है अलास्का पेनिनसुला। बेचने वाले ने बहुत पछताया होगा लास्ट में जब उसने यूएसए को बेचा। मैं बता दूं अलास्का पहले रसिया का था, 1860 तक अलास्का रसिया का था, और रसिया के जो जार थे उनको इस अनवांटेड यूजलेस जमीन सोच करके ये बेच दिया यूएसए को, और बाद में बड़ा कीमती महंगा निकला। कभी कभी किसी को हम ये सोच के ठुकरा देते हैं कि ये यूजलेस है, और एक दिन वो बहुत ही यूजफुल बन के सामने आता है। तो ध्यान रखेंगे, रसिया की तरह आप गलती नहीं करेंगे। अलास्का रसिया का हुआ करता था कभी, और आज यूएसए वहां पर गेहूं उगा रहा है, और पेट्रोलियम, यूरेनियम, पता नहीं कितने मिनरल्स की भी वहां पे खजाना खान मिला है मिनरल्स का, और वहां पे लेबोरेटरी बनाया है, साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी बनाया है अमेरिका ने। तो चलिए आगे चलते हैं। ये गल्फ ऑफ अलास्का है, और ये कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का आधा से अधिक हिस्सा, मतलब 90% नहीं 99% हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा जहां से गल्फ बनता है वो मैक्सिको में चला आया। कभी मैक्सिको यूएसए का पार्ट हुआ करता था, बाद में मैक्सिको से अलग हो गया। तो अभी हमने सारे लैंडमार्क्स देख लिए ड्रॉ करने के, और यदि आप सेकेंड में काउंट करते हैं ना, यदि आप मिनट सेकेंड देखते हैं, तो आप अपनी घड़ी देखिएगा, सेकेंड देखिएगा कि कितने सेकेंड में आपने ड्रॉ कर दिया साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका का पार्ट था, और ये आपने ड्रॉ कर दिया साउथ अमेरिका, हो गया साउथ अमेरिका। नीचे टेरा डेल फ्यूगो और यहाँ पे फ्लोरिडा। साउथ अमेरिका ड्रॉ करने में ज्यादा वक्त लगा क्या आपको? नहीं लगा होगा। ये हो गया मेरिडा, फ्लोरिडा, सेंट लॉरेंस, लैब्राडोर, बे ऑफ हडसन, अलास्का पेनिनसुला एंड अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, कैलिफोर्निया एंड नाउ थोड़ा सा ये बहक गया, इसको हम फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरिडा, ये फ्लोरिडा, ये सेंट लॉरेंस, ये लैब्राडोर, ये बे ऑफ हडसन, अलास्का पेनिनसुला और गल्फ ऑफ अलास्का, और ये कैलिफोर्निया एंड देन अमेरिका। उम्मीद करता हूं यहां से आपका कौन गुजरा, कर्क, थोड़ा मोरा करेक्शन करिएगा बाद में, कर्क किसके किसको टच करता है और किसको किसको नहीं करता है। ये हो गया आपका यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया इक्वेटर, और एक और लाइन इसके पैरेलल में खींच दें तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप ये जरूर आउटलाइन मैप बना लेंगे। यदि चारों ओर की वाटर बॉडीज को देखें कि किस ओर कौन सा वाटर बॉडीज है, तो उस वाटर बॉडीज को आप इजिली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इस तरफ जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर है। ठीक है, और नीचे जो है ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और इस तरफ देखें तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर है, और जिसको आप नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहिए। ठीक है, और नीचे इक्वेटर के नीचे आएंगे तो साउथ अटलांटिक ओशियन है। मैं आपको बताऊं कि हर एक ओशियन का जो कोस्टल एरिया होता है, कंजस्टेड कोस्टल एरिया होता है, उसको सी कहते हैं। दो तरह के सी होते हैं, एक क्लोज्ड सी, एक ओपन सी। आगे हम पढ़ेंगे कभी क्लोज्ड सी, ओपन सी। ठीक है, जैसे आप देखें तो जो कई सारे सी ऐसे हैं जो क्लोज्ड सी हैं, जैसे बाल्टिक सी क्लोज्ड सी है। ठीक है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सब क्लोज्ड सी है। 100% क्लोज की बात करें तो कैस्पियन सी 100% क्लोज्ड है, बट बाल्टिक सी हो गया या फिर ब्लैक सी हो गया, फिर डेड सी भी 100% क्लोज है। कुछ सी जो है कनेक्टेड है, जैसे जो ब्लैक सी है ना वो कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी के साथ, एक छोटा सा वास्फोरस स्ट्रेट के थ्रू। वो सब बात करेंगे जब यूरोप में जाएंगे। तो देख लिया आपने उत्तरी अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ पैसिफिक एंड नॉर्थ पैसिफिक। सी में देखें जो अलास्का के पास है उसको अलास्का सी कहते हैं, और जो इस तरफ जो पूरा एरिया है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको आप कहते ही हैं, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ये इसको कैरिबियन सी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरिबियन सी, क्योंकि यहाँ कैरिबू नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी, और इसीलिए इस पूरे सी को बड़ा ही वो मतलब पावरफुल ट्राइब थी। इस पूरे सी को कैरिबियन सी कहते हैं। तो कैरिबियन सी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको लैटिन अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बोलते हैं।
तो हम उस आइलैंड को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा आइलैंड है लैटिन अमेरिका के अंतर्गत, और किसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, किसको कहते हैं लैटिन अमेरिका, ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी आप जस्ट मैप ड्रॉ करना सीख रहे थे, ये पॉलिटिकल मैप था जो आप ड्रॉ कर रहे थे। अब एक बारी ना इन दोनों में जो मेनलैंड एरिया है, मुख्य भूमि का भाग है, इस मुख्य भूमि के भाग में आप देखें कि कहाँ पे कौन सा देश है। तो साउथ अमेरिका के तो 12-13 देश जो भी थे मैंने बता दिया आपको, 12 कंट्रीज मेनलैंड में है वो बता दिया। आज हम नॉर्थ अमेरिका के देशों को आपको बताऊंगा, पहले मेनलैंड कंट्रीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आइलैंड कंट्रीज जो हैं और जो भी ओवरसीज कॉलोनीज हैं उनकी चर्चा भी करूंगा। शुरुआत करते हैं, एक बार मैप फिर से ड्रॉ कर लेते हैं अमेरिका का। तो नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, ये पनामा स्ट्रिप था, ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट था, ये युकाटन पेनिनसुला था, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला था, और ये सेंट लॉरेंस था, ये लेब्राडोर था, और ये लेब्राडोर के बाद बे ऑफ हडसन था, और ये बे ऑफ हडसन के बाद अलास्का था, और अलास्का के बाद ये उल्टा एस जैसा स्ट्रक्चर था, और उल्टा एस जैसे स्ट्रक्चर के बाद ये कैलिफोर्निया था, और कैलिफोर्निया के बाद ये हमारा नॉर्थ अमेरिका बन के क्रिएट हो। अब इसी नॉर्थ अमेरिका में हम मेनलैंड के जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को देख लें। आई विल नॉट टॉक अबाउट द वाटर बॉडीज, I will talk about only the mainland countries now. Then I will explain about the island countries which are located in Caribbean Sea and which are in the other part and in the other ocean or sea. So first of all, I will explain how many countries are located in the mainland of the North America. So as you know, the half part of the upper part, north part, that part is called, I will change the color, then it will be good for you. So that part is called Alaska, and Alaska belongs to USA. अलास्का जो है यूएसए का है, और अलास्का को किससे परचेज किया है? वो रसा से परचेज किया है। ठीक है, अलास्का रसा से परचेज किया है 1860 में यूएसए ने, रसा ने सेल किया है इसको। उसके बाद जो यहाँ का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ऊपर जो भी पार्ट देख रहे हैं ये कनाडा है। ठीक है, कनाडा, आप मत सोचना कि कनाडा इतना कंजेस्टेड, इसके ऊपर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बफिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बहुत सारे द्वीप हैं जो कनाडा में आता है। ठीक है, एरिया वाइज कनाडा देखा जाए ना, तो एरिया वाइज कनाडा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। रसिया के बाद यदि लार्जेस्ट एरिया किसी के पास है तो आपने पढ़ा होगा वो रकूबाई टाइप एक ट्रिक होता है, तो कनाडा इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो ऐसा मत सोचना कि कनाडा छोटा सा है। और दूसरा पार्ट आया ये जो रेक्टेंगुलर देश है, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसको प्यार से आप पुकारते हो यूएस। ठीक है, और इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं। आपको मैं बताऊं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं इसमें 50 स्टेट्स हैं, और एक स्टेट तो इसका 50वां स्टेट जो है इससे बहुत दूर बीच प्रशांत महासागर में कई सारे आइलैंड के ग्रुप में है, जिसका नाम है हवाईयन आइलैंड। आपने नाम सुना होगा, यहीं पे एक फेमस शहर है होनोलुलु सुना होगा। तो हवाईयन आइलैंड भी अमेरिका का पार्ट है। चलो हम यूएसए को देखेंगे बाद में। अब देखते हैं मैक्सिको कहाँ तक है। मैक्सिको पूरा ये मेरिडा पेनिनसुला तक है, ये पूरा एरिया मैक्सिको का है। कभी ये पार्ट हुआ करता था किसका? अमेरिका का। अमेरिका से अलग हो गया। अमेरिका का फेडरल सिस्टम ही ऐसा है, इंडियन फेडरल सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया में क्या है, वंस यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनियन, ऑलवेज यू आर अ पार्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ द यूनियन। देयर इज नो एग्जिट डोर इन इंडियन फेडरल सिस्टम। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर नाच ले या रो ले या पीट ले या फिर कोई भी काम कर ले, कोई भी पार्ट जो इंडिया का है, इंडिया से अलग अपने मन से नहीं हो सकता, और ना ही इंडिया उसको अलग होने दे सकता है। क्लोज्ड फेडरल सिस्टम है हमारा। ठीक है, बट अमेरिका ने क्या किया है, ओपन फेडरल सिस्टम है उसका। इट मीन्स कोई भी अमेरिकन स्टेट यदि चाहे कि वो अमेरिका से अलग होना चाहता है तो वो अलग हो सकता है, बट इसके बावजूद अब तक में सिर्फ एक ही अलग हुआ है, वो मैक्सिको, और वो भी अलग होने का बहुत सजा भुगता है, बहुत ही प्रॉब्लम हुई है उसको, और अभी भी प्रॉब्लम हो ही रही है। ठीक है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करोगे बबुआ तो कैसे रहोगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यूएसए से अलग होने का खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा है मैक्सिको को, और इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड हो गया है
और बहुत सारा प्रॉब्लम्स झेलता है मैक्सिको, ठीक है। रिसेंटली ट्रंप महोदय ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू की और फेंसिंग करवा दी। ऐसे तो आधा एरिया रिवर से है, रियो ग्रांडो नाम की रिवर बॉर्डर बनाती है, और आधा डेजर्ट है, इधर डेजर्ट है और इधर रिवर है, यही बॉर्डर बनाती है। कौन कौन सा डेजर्ट है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोनोरान डेजर्ट, मोजेब डेजर्ट में से कौन सा डेजर्ट वहां पे है। तो डेजर्ट और रिवर बनाती है बॉर्डर, और इसी बॉर्डर को क्रॉस करते हैं मैक्सिको के लोग और पूरे सेंट्रल अमेरिका के लोग, इवन साउथ अमेरिका के लोग एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग जो यहाँ पे आते हैं यूएसए में बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर सिक्योर लाइफ एंड वेल क्लास लाइफ को जीने के लिए आते हैं यहाँ पे यूएसए। तो इधर से इलीगली ये एंटर करने की कोशिश करते हैं, जो रोकना चाहते हैं ट्रम्प, जिसके कारण यहाँ पे उन्होंने फेंसिंग करवाई, वॉल बनवाया, ताकि मैक्सिको से इलीगल माइग्रेशन जो होता है, इमिग्रेशन जो होता है, उसको रोका जा सके। चलिए, कंट्रीज लर्न करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो सेट करते हैं प्रायोरिटी। तो पहली कंट्री कनाडा, दूसरी कंट्री यूएसए और तीसरी कंट्री मैक्सिको। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कंट्री है मेनलैंड में, इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप 2 वर्ड याद रख लीजिए, ठीक है। 2 वर्ड याद रख लेंगे ना तो पूरी कंट्री याद हो जाएगी। क्या क्या? एक जीबी, एक साथ है जीबी। जीबी का मतलब गौतम बुद्ध याद रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, गैस्टिन बैस्टिन ना याद रख के जीबी का मतलब गौतम बुद्ध याद रखिए। और उसके बाद जो है जीबी के बाद जो है वो है ईएच। जीबी है, ईएच है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद है एनसीपी। ये एनसीपी का मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी मत समझिएगा, ठीक है। एनसीपी ये सब कोडवर्ड है जो कंट्री को आप लर्न करने वाले हैं। बेलीज बहुत छोटा सा देश है, नन्ना मुन्ना राई हूं टाइप, छोटा सा देश है बेलीज। और ग्वाटेमाला बेलीज की तुलना में अंधे में काना राजा है, यानी थोड़ा सा बड़ा है। रिसेंटली ग्वाटेमाला वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक एक्सप्लोजन। ग्वाटेमाला में वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था रिसेंटली, इसलिए ये न्यूज में। क्यों ज्यादा वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है आप एक ज्योग्राफर की तरह बता देंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम है कोकस। जैसे साउथ अमेरिका में कौन सा प्लेट था? हाँ सही बोला आपने, नाजका। वैसे ही जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो बोले होंगे। तो आप यदि नहीं देखे हैं पहले का वीडियो तो हो सकता है कि आपको लगे कि कौन सा प्लेट है। साउथ अमेरिका में जैसे एक छोटा सा प्लेट था नाजका, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा प्लेट है, इस तरफ एक छोटा सा प्लेट है, इस प्लेट का नाम है कोकस। कोकस प्लेट, कोकस प्लेट और नाजका प्लेट। ये जो नाजका है नीचे, वो जो कोटोपैक्सी नाम का जो वोल्केनिक एक्सप्लोजन था, या फिर दूसरा जो एकांका गुआ है, या फिर चिम्बोराजो है, वो सब के सब जो है ना, वो उसी कारण से वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता रहता है। तो यहाँ ग्वाटेमाला में जो वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ उसके लिए जिम्मेदार है एक कोकस नाम का एक ओशियनिक प्लेट है, एक महासागरीय प्लेट है, जो प्लेट इस ओर धस रहा है। किसके नीचे धस रहा है? किसके नीचे सबमर्ज हो रहा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो कॉन्टिनेंटल एक महादेशीय प्लेट है, इस प्लेट के नीचे ये कोकस प्लेट धस रहा है। धस क्यों रहा है भाई? ट्रेन वाला सिस्टम, अपन लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो पता चलता है, इधर मेट्रो में भी ये बड़ा सा प्लेट है। इस बड़े प्लेट का नाम है पैसिफिक प्लेट। ये बड़ा सा प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट हो। याद रखिएगा, जो महासागरीय प्लेट होते हैं, महासागर के बॉटम जिससे बने हुए होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, बहुत टफ होते हैं। तो रिजिड, हार्ड और टफ होने के साथ साथ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का जो प्लेट है, पैसिफिक ओशियनिक प्लेट जो है, ये बहुत ज्यादा लार्ज भी है। और इतना लार्ज प्लेट जब इस ओर मूव करता है तो इस भुटकुन्नी सा जो तनिक छोटा सा नहीं प्लेट है कोकस को धक्का देता है। तो जाहिर सी बात है मेट्रो में फील होता है या लोकल ट्रेन में फील होता है। हमारे यहाँ पे हम ना जमालपुर नाम के एक शहर से हैं, बिहार में। बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा जन्नत जैसा शहर है, छोटा सा। तो जमालपुर से हम भागलपुर जाते थे एमए की क्लास करने के लिए। तो एक ट्रेन हुआ करती थी मॉर्निंग में, वर्धमान ट्रेन, बेहतरीन ट्रेन थी। आप उसके दरवाजे पे खड़े हो जाइए, कोकस प्लेट की तरह बहुत सारे प्रशांत महासागरीय प्लेट आएंगे और धक्का देके आपको ट्रेन की जो अमेरिकी प्लेट है ना, महाद्वीपीय प्लेट, उसके अंदर ढकेल देगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद ब खुद अंदर धस जाएंगे। लोग धक्का मार मार के अंदर कर देते हैं। जैसे मुंबई लोकल है, जैसे दिल्ली का मेट्रो है,
वैसे अपना जमालपुर का बर्धमान ट्रेन है, मैंने बड़ा सफर किया उसमें, एमए करने के लिए रोज मॉर्निंग में क्लास जाता था 1.5 घंटे ट्रेन में। तो ये जो प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये प्लेट जब धक्का देती है कोकस को तो कोकस धस जाती है, सबमर्ज हो जाती है इस मोटे फले फुले जो महाद्वीपीय प्लेट होता है वो मेरे जैसा होता है, मतलब हवा भरा हुआ मोटा सा, ठीक है। और जो महासागरीय प्लेट होता है वो बिल्कुल आप में से किसी के जैसा होता है, पतला सा, हड्डी हड्डी। बहुत सारे आपके प्यारे दोस्त होंगे जिनको आप प्यार से हड्डी पुकारते होंगे, हड्डी को आप हल्के में मत लेना, अंदर से बहुत स्ट्रांग होता है, तो रिजिड भी होता है। तो वैसे ही है ये प्रशांत महासागरीय प्लेट और कोकस प्लेट, दोनों के दोनों हड्डी है। और जो महाद्वीपीय प्लेट होता है वो होता है बलून, मेरे जैसा फुला हुआ बलून। तो बलून में यदि कोई भारी भरकम हड्डी टकराएगा तो हड्डी बलून में धसेगा कि नहीं धसेगा, जस्ट वैसे ही जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं ना वो थोड़े हॉलो होते हैं, हॉलो स्पॉन्जी होते हैं, वो रिजिड नहीं होते, वो उतना ज्यादा डेंस नहीं होते। तो ऐसा जैसे प्लेटिना और बुलेट टकराएगा तो कौन अंदर जाएगा, ऑफ कोर्स बुलेट भारी है तो वो नीचे धस जाएगा प्लेटिना के अंदर, और प्लेटिना हवा में उड़ेगा क्योंकि वो हल्का है। तो ऊपर हमेशा महाद्वीपीय प्लेट होता है और उसके नीचे धसता कौन है, तो महासागरीय प्लेट धसता है। कौन सा महासागरीय प्लेट धसता है, तो ये कोकस धसता है। और एक बात, ये कोकस जितना धसता जाएगा ना किसके नीचे, वो अमेरिकी जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके नीचे। कोकस नीचे सबडक्ट होगा तो नीचे तापमान ज्यादा है, कोकस नीचे जाके सबडक्ट होकर के आफ्टर सबमर्ज जब होगा ना, नीचे मैग्मा का एक परत है जिसको एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, उसमें जाके ये कोकस क्या करेगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पे सरप्लस मैग्मा होगा और वही मैग्मा इनमें जो दरारें पाएगा, जैसे ग्वाटेमाला में दरार पाया तो उन दरारों से निकल के फट के बाहर आएगा और आप कहोगे साहब ग्वाटेमाला में वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो जस्ट मैं आपको बस बताना चाहता था what are the reason behind the volcanic eruption in the middle America and the Central America, what are the reason, so you know reason, what are the reason, you know now. So other thing is that one more important topic you will learn, you will hear about the super volcano. Super volcano, what do you mean by the super volcano? Nowadays it is in the news and you will see it in The Hindu and other चैनल जो हैं, दूसरे चैनल वाले भी बता रहे होंगे आपको, और फेसबुक पे भी आप पढ़ रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका एक दिन फटेगा। क्यों? उसके अंदर सुपर वॉल्केनोज डेवलप हो रहा है। दो रीजन से लोग ऐसा कह रहे हैं कि सुपर वॉल्केनो डेवलप होगा। एक जो यहाँ पे एक प्लेट छोटा सा हुआ करता था जो आज पूरा सबमर्ज हो चुका है। कौन सा प्लेट था? यहाँ पे जियान डिफुका प्लेट था, ठीक है। जियान डिफुका, जियान तो सुना होगा आपने, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। तो जियान डिफुका नाम का एक प्लेट हुआ करता था और ये प्लेट पूरा का पूरा सबमर्ज्ड हो गया, अंदर चला गया। तो इसके सबमर्ज होने से क्या हुआ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्मा नीचे बना और उस मैग्मा का सोर्स जो है यहाँ पे ये एक पार्क है, ठीक है, येलो नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है जो जिसका जो प्लम है, जिसका जो जड़ है वो बहुत डेप्थ में मैग्मा से जुड़ा है और वो अभी रह के उससे धुआं तो निकल रहा है लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है। और दूसरा यहाँ पे रॉकी माउंटेन सीरीज जो बना है किनारे किनारे, इसी दोनों प्लेट के कारण बना है। जियान डिफुका और कोकस, इन दोनों प्लेट को बिल्कुल ना ऐसा है, दो भैंसे के बीच में घास पाती, एक भैंसा, बड़ा सा भैंसा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल प्लेट, दूसरा भैंसा ये पैसिफिक प्लेट, और इन दोनों भैंसों के बीच में ये घास पात। घास कौन? जियान डिफुका, और पात कौन? कोकस। कोकस अभी तक धस ही रहा है और जियान डिफुका निपट लिया, अब वो हैंड वॉश हो जाएगा। इट मींस ये सबमर्ज हो गया। तो इसके सबमर्ज होने से कुछ मैग्मा तो यहाँ जो पिक हैं, ऊंची ऊंची चोटियां हैं, कई सारी चोटियां हैं रॉकी में, यहाँ पे ज्यादा ऊंची चोटी यही है। कई चोटियां आप पढ़ेंगे आगे चल के कि ऊपर नॉर्थ में एक चोटी है माउंट लगोन, लोगन बोलते हैं, माउंट लगोन, लोगन एक चोटी है। इसके अलावा लोगन के अलावा जो है इलियास है, माउंट मैकिनले है, ठीक है, माउंट मैकिनले, माउंट लोगन, माउंट इलियास, यहाँ पे बहुत, ये माउंट मैकिनले, माउंट लोगन, माउंट इलियास, तो इतने सारे चोटियां यहाँ क्यों बनी है? ये
जियान डिफुका के सबमर्ज होने के कारण बनी है। और यहाँ पे भी छोटी छोटी चोटियां और पहाड़ियां क्यों बनी है? कोकस भी शुरू कर दिया है सबमर्ज होना। ज्यो ज्यो कोकस सबमर्ज होता जाएगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन बनेगा और यहाँ बढ़ेगा, और यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन से यहाँ पे भी बनेगी ऊंची ऊंची चोटियां। तो चलिए, जानकारी बहुत देने के लिए है मेरे पास और हम आपसे लगातार डिस्कस करते रहेंगे। और आज की जो आपके साथ मैंने क्लास डिस्कस की, वो मेनली डिस्कस करना था मुझे मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैसे ड्रॉ करना है। तो हम कंट्री देख रहे थे, सेंट्रल, हाँ बोल रहा था मैं कि क्या डिस्कस कर रहा था, कि कंट्री डिस्कस कर रहे थे। ये बेलीज नन्ना सा छोटा सा देश, और उससे बड़ा है ग्वाटेमाला, और फिर दूसरा पेयर कौन है? एल सल्वाडोर और होंडुरास है। ठीक है, एल सल्वाडोर और होंडुरास में सेम चीज है। एल सल्वाडोर इस तरफ छोटा सा देश है, छोटा सा देश है एल सल्वाडोर, और ये बड़ा सा देश है, इसकी तुलना में बड़ा है ये होंडुरास है। ये ईएच हो गया, जीबी हो गया, ईएच हो गया। और उसके बाद निकारागुआ, कोस्टा रिका, और सबसे नीचे पनामा। एक बारी हम कंट्री कंट्री पूरा रिवाइज कर लेते हैं। मेरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला, सेंट लॉरेंस, लेब्राडोर, बे ऑफ हडसन, अलास्का, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, और नॉर्थ अमेरिका। दे दिया यूएसए को फ्रांस ने, सॉरी रशिया ने दिया। ये हो गया कनाडा, कनाडा। ये पूरा एरिया हो गया यूएसए, याद रखिएगा, फ्लोरिडा इज ए पार्ट ऑफ यूएसए, और ये कैलिफोर्निया इज ए पार्ट ऑफ मैक्सिको। ये हो गया मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको हो गया, मैक्सिको मेरिडा तक। और उसके बाद छोटा सा बेलीज, बड़ा सा ग्वाटेमाला, छोटा सा एल सल्वाडोर, बड़ा सा होंडुरास, ठीक है। और फिर एन, सी और पी। एन फॉर निकारागुआ, सी फॉर कोस्टा रिका, पी फॉर पनामा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेनलैंड की कंट्रीज तो जरूर लर्न हो गई, और यदि आपको मेनलैंड की कंट्री लर्न हो गई ना, तो आइलैंड लर्न करना बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए, आइलैंड भी लर्न करा ही देते हैं, देन आज का वीडियो फिनिश हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एंड देन हम कंबाइंडली नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो एक बारी हम आपको सेंट्रल अमेरिका के उन सारे आइलैंड कंट्रीज को डिस्कस कर लूं आपके साथ। 5 मिनट और कीमती वक्त लेंगे हम आपका, और आपको वो भी लर्न हो ही जाएगा। इक्वेटर था, और इक्वेटर पे ये डब्ल्यू था, ये माराकाइबो लेक था, और ये पनामा स्ट्रेट था। मेरिडा पेनिनसुला था, फ्लोरिडा पेनिनसुला था, सेंट लॉरेंस था। अब ये जो पोर्शन है बना ही लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। ये बे ऑफ हडसन, और ऊपर अलास्का, और ये अलास्का पेनिनसुला, ये उल्टा है, ये कैलिफोर्निया, और ये रहा, ठीक है। थोड़ा अच्छा फील आता है बना लेने के बाद। और अब हम आइलैंड आइलैंड खेल रहे हैं। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, क्या प्यारा नाम रखा है, न्यू फाउंडलैंड। और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड है जिसका नाम है बहामास, और इसी बहामास में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। अफ्रीका में खोजने मत जाना, वेस्ट इंडीज यहाँ है, ठीक है। और यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बरामुडा, एक आइलैंड है बरामुडा, ठीक है। और ये फ्लोरिडा है, और इसकी ये मियामी बीच है। इसके ठीक नीचे ये युकाटन पेनिनसुला के बराबर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा बेहतरीन देश है, छोटा सा देश है क्यूबा। और क्यूबा के बाद एक आइलैंड है, जो 2 कंट्री इस आइलैंड पे है। आधी कंट्री का नाम है, हाफ पार्ट जो इस तरफ है उसका नाम है हैती, हैती, और इस तरफ है डीआर, डोमिनिकन रिपब्लिक। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। उसके बराबर में आएंगे ना, छोटा सा देश है, उसका नाम है डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो, छोटा सा नाम है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है सेंटो डोमिंगो। और उसके बाद एक ओवरसीज कॉलोनी है, इसका नाम है प्यूरो टिको। क्या नाम है? प्यूरो टिको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूरो टिको, ठीक है, प्यूरो टिको नाम है। और ये जो प्यूरो टिको है ना, ये यूएसए का ओवरसीज कॉलोनी है, PUERTO, प्यूर्टो रिको, PUERTO RICO, प्यूरो टिको।
तो प्यूर्टोरिको जो है ये एक ट्रंच भी है यहाँ पे, ये यूएसए की है, यूएसए ने इस पे कब्जा कर रखा है, यूएसए की ओवरसीज कॉलोनी है। उसके बाद आएंगे प्यूर्टोरिको के नीचे आएंगे तो कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलेंगे। इन सभी छोटे छोटे आइलैंड्स को लेजर एंटिलीज कहते हैं, लेजर एंटिलीज। और लेजर एंटिलीज में एक छोटा सा आइलैंड प्यूर्टोरिको के बगल में, इसका नाम है वर्जिन आइलैंड। वर्जिन आइलैंड नाम है, और ये भी किसी कोई देश नहीं है वर्जिन आइलैंड, इस पे भी यूएसए ने कब्जा कर रखा है। वर्जिन आइलैंड के बगल में बहुत सा एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है एंटीगुआ। एंटीगुआ, एंटीगुआ के बाद है बाराबूडा, बाराबूडा, और बाराबूडा के बाद है बाराबोशा। ठीक है, ठीक है, बाराडोशा नाम है, बाराबूडा के बाद बाराडोशा, और बाराडोशा के बाद कई सारे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक है ग्रेनेडा, छोटा सा देश है। बाराडोशा के बाद एक छोटा सा देश है ग्रेनेडा, ग्रेनेडा के बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, टीटी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नाम का देश है। देशों की संख्या कई सारी हैं, छोटे छोटे। ट्रिनिडाड टोबैगो स्वतंत्र देश है, ग्रेनेडा जो है वो भी स्वतंत्र देश है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो एंटीगुआ है, बारबाडोसा है, ये भी स्वतंत्र देश है। बट वर्जिन आइलैंड और प्यूर्टोरिको जो है वो यूएसए का है। और जो एक आइलैंड बताया ना मैंने, बरमूडा आइलैंड, बरमूडा का कैपिटल हैमिल्टन है, और बरमूडा पे भी यूएसए ने कैप्चर कर रखा है। और आपने एक सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल का नाम, ये फ्लोरिडा के मियामी से लेके, हम थोड़ा कलर चेंज कर लें तो आपको और बेहतर बता पाएंगे, ठीक है। फ्लोरिडा के मियामी से लेके, यहां से मियामी से लेके बरमूडा आइलैंड तक, और यहां से लेके प्यूर्टोरिको आइलैंड तक के बीच के ट्रायंगुलर पार्ट को ही बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई भी चिड़िया, जहाज, पानी का जहाज, कुछ भी जाता है तो गायब हो जाता है। हालांकि एक मिस्टीरियस प्लेस है, इस पर रिसर्च जारी है, कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, बट बच्चे अक्सर पूछते हैं इसके बारे में। और एक तो आपको हवाईयन आइलैंड बताया था, बहुत दूर है इधर। तो आज की क्लास यहीं तक है, जिसमें हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मैप ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पूरा का पूरा साउथ अमेरिका। तो क्लास जो थी आज की इतनी ही है, और आगे हम कल की क्लास में फिजिकल नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू कि आप एंड तक बने रहे क्लास के, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मैप बनाना सिखा पाया। और यदि नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं, एक दो बार वीडियो देखिए, ट्राई कीजिए, और भी बेहतर तरीके से लेके आऊंगा मैं इन फ्यूचर। अभी तत्काल जितने संसाधन है उन संसाधनों से आपकी संतुष्टि का प्रयास कर रहा हूँ। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैपिंग का प्रैक्टिस आप करके रखिए, और बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड करंट अपडेट के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। एंड तब तक के लिए नमस्कार।